अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमने चैप्टर शुरू किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी डिस्कस की थी, और उसके अलावा हमने रेशो एनालिसिस और उसकी कुछ टाइप्स जो है वो भी डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम दोबारा से रेशो एनालिसिस को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। तो रेशो एनालिसिस जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर क्या होता है। तो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हमने बात की थी, हमने अपनी जो कंपनी होती है, अपना जो बिज़नेस होता है, उसको अवेल्यूएट करना होता है। और उसको अवेल्यूएट करने के लिए मैंने आपको बताया था हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड में से एक जो मेथड है उसको हम कहते हैं रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस की मदद से हम अपनी फर्म की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से अवेल्यूएट करते हैं। तो बच्चों, रेशो एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती हैं उनको हम जो है वो परसेंटेजेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उन परसेंटेजेस को हम अपनी लास्ट ईयर की जो परसेंटेजेस होती हैं डिफरेंट चीज़ों की उनके साथ कंपेयर करते हैं, या फिर जो है वो हम अपनी फर्म की, अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस की जो हमारी परसेंटेजेस होती हैं, जो रेशोज़ होती हैं, उनको मार्केट के अंदर जो दूसरी कंपनीज होती हैं, दूसरी फर्म्स होती हैं, या जो बेंचमार्क रेट होती हैं, उनकी रेशोज़ के साथ कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको क्या करते हैं, अवेल्यूएट करते हैं। तो इस तरह से हम रेशो एनालिसिस के अंदर अपनी फर्म की जो परफॉर्मेंस है उसको अवेल्यूएट करते हैं परसेंटेजेस कैलकुलेट करके। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। रेशो एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड कंपेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, रेशो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कंपेयर करते हैं बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज। हम अमाउंट्स को नहीं कंपेयर करते, बल्कि अमाउंट्स की जो है वो पहले परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। नेट प्रॉफिट रेशो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की 2014 के अंदर थी 35%, और अब हमारे पास 2015 के अंदर ये 40% है। तो हमने अपनी करंट ईयर 2015 हमारा करंट ईयर है, तो हमने 2015 की जो परफॉर्मेंस है उसको 2014 के साथ कंपेयर करना है। तो हमारी नेट प्रॉफिट रेशो हमने कैलकुलेट की हुई है। 2015 के अंदर हमारे पास 40% आ रही है, जबकि 2014 में 35% थी। तो इनको अगर हम आपस में कंपेयर करें तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि 2015 में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रही है, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को रेशोज़ की मदद से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ABC कंपनी, उसकी नेट प्रॉफिट रेशो जो है वो 20% है, जबकि एक दूसरी कंपनी XYZ, तो सेम कंपनी जो है वो सेम मार्केट के अंदर काम कर रही है, सेम काम कर रही है, तो उसकी जो नेट प्रॉफिट रेशो है वो 25% है। तो इन दोनों को जब हम आपस में कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है तो कि इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इस कंपनी के मुकाबले में बेटर है। तो इस तरह से रेशो एनालिसिस के अंदर हम जो है वो डिफरेंट चीज़ों की परसेंटेजेस कैलकुलेट करती हैं, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती हैं उनकी रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं, और फिर उन रेशोज़ की मदद से हम जो है वो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को अवेल्यूएट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेशो एनालिसिस हमने कल भी डिस्कस किया था। लिक्विडिटी रेशो, लीवरेज रेशो या इसको सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो ये 4 मेन टाइप्स है हमारे पास रेशोज़ के अंदर। अब इसके अंदर हम देखते हैं वन बाय वन। लिक्विडिटी रेशो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होती है। तो बच्चों, लिक्विडिटी रेशो लिखा हुआ है दे मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशन। तो बच्चों, जो लिक्विडिटी रेशो होती है ये हमें बताती है कि हमारी जो है वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने की हमारी एबिलिटी कितनी है। मतलब अगर हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे करना चाहें तो हमारी पोजीशन क्या हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के काबिल हैं या कि नहीं है। दोबारा से रीड कर लेते हैं। दे मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशन, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने की जो हमारी एबिलिटी है वो कितनी है, क्या हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के काबिल हैं या नहीं है। तो हायर द लिक्विडिटी रेशियो बेटर द कंपनीज कैश पोजीशन। तो बच्चों, जितनी हमारी जो लिक्विडिटी रेशियो है इसका आंसर जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बेटर होगी।
अगर हमारी लिक्विडिटी रेशो ज़्यादा आती है तो इसका मतलब हमारी पोजीशन जो है वो बेटर है, हम अपनी लाइबिलिटीज़ को जो है वो विद इन टाइम पीरियड पे करने के काबिल हैं। और अगर हमारी लिक्विडिटी रेशो जो है वो कम आती है तो इसका मतलब है कि हम इस काबिल नहीं है कि अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सके और हमारी कंपनी की जो पोजीशन है वो वीक है। तो ये हमें लिक्विडिटी रेशो बताती है। लिक्विडिटी रेशो के अंदर आगे से जो है वो इसकी कुछ टाइप्स हैं। इसमें हम करंट रेशो, क्विक रेशो और सुपर क्विक रेशो, ये लिक्विडिटी रेशो की ही सब टाइप्स हैं। तो वन बाय वन अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करंट रेशो को हम डिस्कस करते हैं। करंट रेशो का ही दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़, ये इसका फार्मूला बच्चों करंट रेशो का, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट रेशो जी बच्चों, इसमें करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें कैश आएगा आपके पास, कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट क्या होती हैं? ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिनको हम विद इन 90 डे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिनको हम विद इन 90 डेज कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल करके, उसको हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। स्टॉक और इन्वेंट्री, ये आपको पता होगा, हमारी दुकान में, फैक्ट्री में, गोदाम में जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है रॉ मटेरियल की शक्ल में या प्रोसेस की शक्ल में, इन प्रोसेस हमारे पास जो स्टॉक होता है या फिनिश गुड्स की शक्ल में, वो सारा कुछ जो है वो स्टॉक में शामिल होता है। इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल जिनको हमने उधार पे चीज़ें सेल की होती हैं, इनको हम डेटर्स भी कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये भी हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, लेकिन ये ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं जिनको हम विद इन 1 ईयर जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इसको हम विद इन 90 डेज़ कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि इनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिए होते हैं। इनके अलावा अदर लिक्विड एसेट्स भी हमारे पास अगर होंगे तो वो भी करंट एसेट्स में लिख देंगे। तो ये हमारे करंट एसेट्स थे। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास क्रेडिटर जिनसे उधार पे चीज़ें खरीदी होती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने अगर जो है वो ज़्यादा पैसे निकलवा लिए अपने अकाउंट से बैलेंस से ऊपर। बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर हमने शॉर्ट टाइम के लिए लोन वगैरह लिया हुआ है लेस दैन 1 ईयर के लिए। और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये बच्चों हमारे पास करंट एसेट्स और ये करंट लाइबिलिटीज़ की डिटेल हमने डिस्कस कर ली। अब ये करंट रेशो हमें बताता क्या? जैसे कि अभी हमने पीछे ये लिक्विडिटी रेशो ही है, तो अभी हमने बात की है पीछे कि जो लिक्विडिटी रेशो होती है ये हमें बताती है कि हमारे जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसको पे करने की हमारी पोजीशन क्या हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो करंट रेशो जो है ये हमें बताता है कि हमारे पास अपने करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हैं। कह रहा है इट शोज़ द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल विद अ कंपनी फॉर एवरी यूनिट ऑफ करंट लाइबिलिटी पेबल। क्या सिंपल वर्ड्स में हमारे पास अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कितने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कितने हमारे पास करंट एसेट्स अवेलेबल है, ये करंट रेशो हमें बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ करंट रेशो हमारी है 1:2। अब यहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, ये एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। 1:2 बच्चों, ये आपने इंटरप्रेशन ये ज़रा ध्यान से समझनी है, क्योंकि बीकॉम के अंदर भी आपने ये चैप्टर किया था, लेकिन वहाँ पे आप जस्ट जो है वो रेशो कैलकुलेट करते थे, लेकिन वहाँ पे आपको कोई इंटरप्रेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं थी पड़ती। लेकिन यहाँ पे अब आप एमकॉम लेवल पे हैं, तो अब आपने सिर्फ जो है वो रेशोज़ नहीं कैलकुलेट करनी, आपको ये पता भी होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ये जो हमने रेशो कैलकुलेट की है 1:2, ये हमें क्या बता रहा है, इसकी इंटरप्रेशन भी जो है वो आपको आनी चाहिए। तो बच्चों 1:2 का अब क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास 1 रुपया अगर हमारी करंट लाइबिलिटी है तो उसको पे करने के लिए हमारे पास 2 रुपये के करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। क्लियर हुआ बच्चों? जैसे अभी हमने यहाँ से भी डिस्कस किया कि करंट रेशो हमें क्या बताती है कि हमारे पास अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कितने करंट एसेट्स अवेलेबल है। तो ये करंट रेशो का हमारा आंसर आया 1:2। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर हमारी करंट लाइबिलिटी है वो 1 रुपया है तो उसको पे करने के लिए हमारे पास 2 रुपये के करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। तो ये लिखा हुआ है जी, वी हैव 2 रुपी एसेट्स फॉर एवरी 1 रुपी पेबल। तो 1 रुपया अगर हमारा पेबल है उसको पे करने के लिए हमारे पास 2 रुपये के एसेट्स पड़े हुए हैं। तो ये बच्चों
और ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि हमारी यहाँ पे जो पोजीशन है वो अच्छी है, क्योंकि हमारी जो लाइबिलिटी है वो अगर 1 रुपया है तो उसको पे करने के लिए हमारे पास 2 रुपये अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो बेटर है। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा लेके उनकी रेशोज़ देख के हम उनको चेक कर सकते हैं। तो आप जो है किसी भी कंपनी का डाटा नेट से लेके उनकी रेशो लेके जो है वो आप इस तरह से उनको समझ सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये डिफरेंट टाइप्स की हमने बात की थी, ये रेशोज़ कैलकुलेट हम करते हैं, तो यहाँ से ये हमें इंटरप्रेशन मिल जाती है और फिर हम जो है वो आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, हमने कंपनी को लोन देना है या नहीं देना। तो बच्चों इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे करंट रेशो हमने लिखी है 1:0.5। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारी लाइबिलिटी 1 रुपया हमारी लाइबिलिटी है और उसको पे करने के लिए हमारे पास जो एसेट्स हैं वो 0.50 है। तो लिखा हुआ वी हैव 0.5 रुपी एसेट्स फॉर एवरी 1 रुपी पेबल। तो बच्चों 1 रुपया पे करने के लिए हमारे पास कितने एसेट्स हैं, 0.5। बच्चों ये हमारी बुरी पोजीशन में है, हम यहाँ पे हमारी यहाँ पे जो कंडीशन है पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए हमारे पास सफिशेंट जो है वो एसेट्स अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों हमारे पास आइडियल करंट रेशो क्या होती है, तो आइडियल करंट रेशो हमारे पास 1.33 to 1:3, ये हमारी आइडियल करंट रेशो है। मतलब हमारी जो करंट रेशो है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों इससे कम होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास सफिशेंट एसेट्स नहीं है अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 रुपया अगर हमारी लाइबिलिटी है तो उसे पे करने के लिए हमारे पास 1.33 जो है वो करंट एसेट्स अवेलेबल है। तो ये हमारी पोजीशन जो है ना यहाँ पे ठीक है। लेकिन अगर इससे कम चली जाती है, 1 से भी कम चली जाती है, इसका मतलब है कि फिर हम जो है वो हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है। तो 1.3 अगर इससे हमारी रेशो ज़्यादा ऊपर चली जाए तो वो भी हमारे लिए बेटर नहीं है। वो क्यों नहीं बेटर बच्चों, ये देखें, वैसे तो हमने अभी बात की, यहाँ पे देखें 1 रुपया पे करने के लिए हमारे पास 3 रुपये अवेलेबल हैं, लेकिन इससे अगर ऊपर चली जाती है तो वो हमारे लिए पोजीशन अच्छी नहीं है। वो किस वजह से अच्छी नहीं है, इसका अगर 1:4 आ जाता है इसका मतलब है कि बहुत हमारे पास जो लाइबिलिटी है वो 1 है और हमारे पास जो करंट एसेट में जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो 4 रुपीज़ की पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि हम अपने जो करंट एसेट्स हैं, कैश है, उसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमने सरप्लस कैश अपने पास रखा हुआ है, मतलब अपनी लाइबिलिटी को 1 रुपया पे करने के लिए 4 रुपये हमारे पास पड़े हुए हैं। इसका मतलब कैश हमने अपने पास रखा हुआ है, फैक्ट्री में, जेब में रखा हुआ है या बैंक में रखा हुआ है, वो अनयूटिलाइज है, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। या हो सकता है कि हमने डेटर्स को बहुत ज़्यादा उधार पे चीज़ें दे दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये करंट एसेट्स आ रही हैं, ये करंट एसेट्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा रेशो आ जाती है, 1:4 आ जाती है, इसका मतलब है कि हमारे पास हो सकता है डेटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, डेटर्स हमें पैसे नहीं दे रहे, या हमारे पास हो सकता है स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो बच्चों अगर हमारे पास ये रेशो बहुत ज़्यादा आ जाती है, 1:3 से भी ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि हम अपने जो करंट एसेट्स हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वो भी हमारे लिए जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं होगी। नॉर्मल हमारी जो करंट रेशो है वो 1.33 और 1:3 इनके बीच में अगर होगी तो ये हमारे लिए जो है वो आइडियल करंट रेशो है। इससे कम या इससे ज़्यादा होगी तो ये हमारे लिए बेटर पोजीशन नहीं होगी। तो ये हमारी करंट रेशो थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्विक रेशो, लिक्विड रेशो या एसेट टेस्ट रेशो भी इसको कहती हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़। ये आपके पास इसका फार्मूला, क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट हमारे पास कैसे आती हैं, जो आपके पास जो करंट एसेट्स हैं उसमें से स्टॉक और प्रीपेड को लेस कर दें तो बाकी जितनी भी चीज़ें बचेंगी वो आपके पास जो है वो क्विक एसेट्स आ जाएंगी। तो बच्चों क्विक एसेट्स ये भी लिक्विडिटी रेशो ही है, उसी की एक टाइप है। तो ओवरऑल हमने बात की है कि लिक्विडिटी रेशो के अंदर जितनी भी रेशोज़ आती हैं वो हमें यही बताती हैं कि हमारी जो है वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने की हमारी जो पोजीशन है वो कैसी है। तो क्विक रेशो भी हमें यही बताती है कि हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे करने की हमारी पोजीशन जो है वो कैसी है। लेकिन करंट रेशो के मुकाबले में ये हमें बताती है इट शोज़ द कंपनीज इमीडिएट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जो करंट लाइबिलिटीज़ अगर हमें जल्दी पे करनी पड़ जाए, फ़ौरन अगर हमें पे करनी पड़ जाए, तो उस सूरत में हमारी क्या पोजीशन है, क्या हम क्विकली अपनी जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसको पे करने की पोजीशन में हैं या नहीं।
जो करंट रेशो थी उसने हमें ये तो बता दिया कि हम अपनी जो है वो करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, लेकिन क्विक रेशो हमें बताती है कि क्या हम उसको क्विकली, अगर कोई हमसे डिमांड कर लेता है अपनी करंट लायबिलिटीज़, हमने किसी से जो है वो बैंक से उधार लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, तो बैंक हमें डिमांड कर देता कि हमारा कर्जा जो है वो जल्दी वापस करें, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि क्विकली अपनी जो करंट लायबिलिटीज़ है उसको पे कर सके, तो वो क्विक रेशो हमें बताएगा। तो ये देखिए जी 1:1.5, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो अपनी करंट लायबिलिटी, ये रेशो हमें क्या बता रही है कि इसका मतलब है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को क्विकली भी अगर हम पे करना चाहे तो पे कर सकते हैं। अगर हमसे कोई डिमांड कर लेता है तो हम इस पोजीशन में हैं, हमारे पास 1 रुपया पे करने के लिए जो है वो 1.5, 1 रुपया पे करने के लिए हमारे पास 1.5 रुपये जो है वो अवेलेबल है, क्विकली हमारे पास अवेलेबल है। स्टॉक और प्रीपेड को निकाल के बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इतनी अवेलेबल है कि हम इनकी मदद से अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सके। वी हैव 1.5 रुपी एसेट फॉर एवरी 1 रुपी पेबल, लेकिन यहाँ पे जो एसेट्स हैं इन एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड शामिल नहीं है, मतलब उन दोनों को छोड़ के बाकी जो हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं वो इतनी अमाउंट के अवेलेबल हैं कि हम उनकी मदद से अपने जो करंट लायबिलिटीज़ है उनकी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आइडियल क्विक रेशो जो है वो कितनी है जी, क्विक रेशो हमारी ग्रेटर दैन 1 होगी, तो ये हमारे लिए जो है वो इसकी आइडियल पोजीशन है। तो बच्चों इसकी भी जो है वो फॉर एग्जांपल ग्रेटर दैन 1 का मतलब है कि 1:1.2 या 1:1.1, तो इतनी हमारी होनी चाहिए। इससे कम हो या इससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी पोजीशन हमारे लिए बेटर नहीं होगी। अगर इससे कम हो जाए तो इसका मतलब है कि क्विकली हम अपनी जो लायबिलिटीज़ है उसको पे करने की पोजीशन में नहीं है, और अगर इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वही बात, इसका मतलब है कि हमने बहुत ज़्यादा कैश जो है वो अपने पास जो है वो रखा हुआ, हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो ये हमारी जो है एक आइडियल पोजीशन है। इतनी अगर हमारी रेशो होती है तो ये हमारे लिए क्विक रेशो बेटर पोजीशन शो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों सुपर क्विक रेशो, या हम इसको कैश रेशो भी कहते हैं। तो बच्चों इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सुपर क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़, ये इसका फार्मूला सुपर क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। तो बच्चों सुपर क्विक एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगा और कैश एट बैंक अगर आपके पास है। तो बच्चों यहाँ पे कैश का मतलब कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक दोनों ही इसमें शामिल हैं, प्लस कैश इक्विवेलेंट, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इसी तरह से प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो ये इसमें आपके पास सिर्फ ये 3 चीज़ें आएंगी सुपर क्विक एसेट्स के अंदर या कैश रेशो के अंदर। तो बच्चों ये हमें क्या बताता है, दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट टेस्ट ऑफ अ बिजनेस करंट लिक्विडिटी सिचुएशन। बच्चों ये क्विक रेशो से भी ज़्यादा जो है ये हमें बताता है कि अगर हमें विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड अपनी जो है वो करंट लायबिलिटीज़ को पे करने की ज़रूरत पड़ जाए, विद इन डेज हमने अपनी करंट लायबिलिटीज़ पे करनी है, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ को विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड पे कर सके। तो सुपर क्विक रेशो हमें ये बताएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर क्विक रेशो 1:1, इसका मतलब है कि हमारी पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर है। अगर हमें जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर भी अपनी लायबिलिटीज़ पे करनी पड़ जाए तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी लायबिलिटीज़ को जो है वो पे कर सकें। क्या मतलब है इसका, वी हैव 1 रुपी एसेट फॉर एवरी 1 रुपी पेबल। बच्चों हम इस पोजीशन में हैं कि अगर हमने 1 रुपया लायबिलिटी है हमारी, उसको पे करने के लिए हमारे पास जो है वो कैश की शक्ल में जो है 1 रुपया अवेलेबल है, हम किसी भी वक्त जो है वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। इसकी आइडियल कैश रेशो जो है वो हमारे पास 1:1 to 1:0.5 है, तो ये हमारी इसकी आइडियल पोजीशन है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आज आपने जो है क्या चीज़ याद करनी है, ये आज आपका होमवर्क है। आपने करंट रेशो, क्विक रेशो, सुपर क्विक रेशो, इनके फार्मूले आपने याद करने हैं, और इसके अलावा आपने ये करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद क्विक एसेट्स में क्या चीज़ें आती हैं। करंट एसेट्स में से बच्चों सिर्फ जो है वो आप स्टॉक और प्रीपेड निकाल दें, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही क्विक एसेट्स आ जाती हैं। और उसके बाद सुपर क्विक एसेट्स कौन कौन से होते हैं, कैश, कैश इक्विवेलेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो बच्चों इसके साथ साथ आपको जो है वो इसकी इंटरप्रेशन का भी पता होना चाहिए कि क्विक रेशो
जो करंट रेशो है वो हमें क्या बता रही है, क्विक रेशो हमें क्या बता रही है, सुपर क्विक रेशो जो है वो हमें क्या बता रही है। तो ये चीज़ें जो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।